हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवर राजस्थान में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम कर रहे थे साइंस, और साइंस में हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए हैं, 3-4 टॉपिक कर लिए हैं। और इसके बाद हमारा जो रोगों का या फिर बीमारियों वाला टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने जीवाणु से रिलेटेड और प्रोटोजोआ से रिलेटेड जो रोग थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम फंगस से रिलेटेड, फंगस यानी कि फफूंद, फफूंद से होने वाले जो रोग हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। किससे होने वाले? फंगस से होने वाले। अब जब का कोरोना वायरस आया है, तब से क्या है कि हमारी ज़िंदगी में फंगस ही फंगस हो गया। कैसे? कभी फंगस, ब्लैक फंगस आ रहा है, कभी वाइट फंगस आ रहा है, कभी येलो फंगस तो कभी पिंक फंगस। ये फंगस हो गया या फिर होली के रंग हो गए, कभी ब्लैक आ गया, कभी वाइट आ गया। ये तो होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में आई जा रहा है। अब देखो, जो ब्लैक फंगस है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ब्लैक फंगस है वो किससे होता है? माइक्रोमायोसिस से। किससे होता है? माइक्रोमायोसिस से, ठीक है। और जो वाइट फंगस है वो होता है कैंडियोसिस से। किससे होता है? कैंडियोसिस। जो इसमें फफूंद से होने वाले जो रोग हैं उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो अपना ब्लैक फंगस है, जो वाइट फंगस है, ये भी किससे होता है? फफूंद से होता है। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है गंजा दामाद खाए फ्रूट। आपको क्या याद रखना है? गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो देखो, गंजा दामाद खाए फ्रूट से हमारे फफूंद के जो रोग बनते हैं, आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना। आपको बस में ओनली नाम ही याद रखने हैं कि कौन सा रोग फफूंद से होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि फफूंद से होने वाला रोग है। जैसे क्वेश्चन आपका मैं बना के बताता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन जैसे क्या आ गया? निम्न में से फफूंद से होने वाला रोग है, होने वाला रोग है, रोग है। आपको ऑप्शन में क्या दे देगा? मान लो कि ए ऑप्शन में दे दिया आपको कालाजार। क्या दे दिया? कालाजार। और बी ऑप्शन में दे दिया आपको मलेरिया। बी ऑप्शन में क्या दे दिया? मलेरिया, ठीक है। और सी ऑप्शन में आपको दे दिया दाद। सी ऑप्शन में दे दिया दाद। और डी ऑप्शन में आपको क्या दे दिया? कुछ भी मान लो कि डी ऑप्शन में दे दिया, इनमें से कोई नहीं। अब आपको देखना है कि फंगस से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखो, हमें पता है कालाजार है, ये फंगस से नहीं होता है। मलेरिया है, ये फंगस से नहीं होता। तो दाद है जो फंगस से होता है, तो ये दाद आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले हमारी मेन बात क्या है, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद क्या था? क्वेश्चन करवाने का मकसद था कि आपको ये याद करना है कि फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ट्रिक क्या है हमारी? गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से क्या बना? गंजा से बना गंजापन। गंजा से क्या बनेगा? गंजापन, ठीक है। गंजा से बना गंजापन। उसके बाद दामाद, दमा से क्या बना? दमा। दमा को क्या बोलते हैं हम? अस्थमा, ठीक है। इसमें क्या होता है? अस्थमा में क्या होता है? लंग्स है ना, जो लंग्स प्रभावित होते हैं। और जो लंग्स है ये किसके लिए मुख्य अंग होता है? ये श्वसन के अंदर मुख्य अंग है। श्वसन के लिए मुख्य अंग क्या है हमारा? लंग्स। उसके बाद देखो दै आ गया। दै से क्या हो गया? दाद, ठीक है। दाद, खाज, खुजली। देखो, गंजा से बन गया गंजापन, दमा से बन गया अस्थमा, और दै से बन गया दाद, खाज, खुजली। देखो कैसे है? दाद, खाज, खुजली। आपने देखा होगा ट्रेनों में या फिर बसों में आते नहीं क्या बेचने के लिए? दाद, खाज, खुजली की दवाई ले लो, उस प्रकार। तो ये होते हैं, वो किससे होते हैं? फंगस से। अब खाए से क्या बन गया? खाज बन गया और खुजली बन गया, ठीक है। खाए से क्या बन गया? खाज बन गया और खुजली बन गया। फ्रूट, फ्रूट क्या हो गया? इससे बन गया एथलीट फ्रूट। तो ये जो आपके रोग हैं ये होते हैं किससे? फंगस से। तो आपको इन रोगों के नाम याद रखने हैं। मेनली इससे बस यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में फंगस से होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको टिक करके आ जाना कि ये रोग फंगस से होता है। तो इसमें अंग क्या प्रभावित होता है? देखो, आप देखो, गंजापन हो गया, दमा, दाद, ये होगा तो क्या, कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो त्वचा ही प्रभावित होगी, ठीक है। और जो ये आपका फंगस से होने वाले रोग हैं, ये कौन से रोग हैं? संक्रामक रोग हैं। मतलब कि ये टच करने से फैल जाते हैं। देखो, मान लो कि किसी की त्वचा में कोई फंगस है,
तो यदि वो उसकी त्वचा अन्य किसी व्यक्ति से टच में आएगी तो उसको वही रोग जो उस व्यक्ति को रोग है वो रोग उसको भी हो जाएगा। संक्रामक रोग क्या होते हैं? ऐसे रोग जो किसी को छूने से फैलते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा संक्रमण रोग। तो ये थे जो आपके फंगस से होने वाले रोग। अब आपके नेक्स्ट है अनुवांशिक रोग। अब देखो अनुवांशिक रोग क्या होते हैं? अनुवांशिक रोग वो होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। कैसे होते हैं? जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी। अब पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे? जैसे मान लो कि पहले जो ये रोग था जो आपके दादा में था, दादा से किस में आया? आपके पापा में आ गया, पापा से किस में आएगा? आगे पापा से आप में आ गया, ठीक है, आप में, और आपसे किस में आएगा? आपके बच्चों में आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? ये एक पीढ़ी बन गई ना। देखो दादा से पापा, पापा से आप से, आप में से बच्चे को आ गया, तो ये क्या बन गई? एक पीढ़ी बन गई। तो जो अनुवांशिक रोग है वो पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है। अब देखो अनुवांशिक रोगों में कुछ रोग महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछे भी गए हुए हैं। जो आपके अग्निवीर का एग्ज़ाम है उसमें पूछे हैं, कुछ एसएससी जीडी के एग्ज़ाम है उसमें पूछे हैं, और एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका ये पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण है रोगों वाला। और स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, जैसे कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है उसमें साइंस का क्वेश्चन आता है, तो आपका ये क्लास उसके लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। अब देखो हमारा क्या है? पटाऊ सिंड्रोम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंड्रोम क्या होता है। सिंड्रोम उसको बोलते हैं जब बहुत सारे रोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत सारे रोग इकट्ठे हो जाएं तो उसको अपने क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। अब पटाऊ को कैसे याद करने की ट्रिक है? पटाऊँ मैं तेरे को पटाऊँ, ठीक है, किसको पटाऊँ? तेरे को पटाऊँ। अब तेरे से क्या हो गया? तेरह बन गया, तेरे से क्या बन गया? तेरह। अब जो पटाऊ सिंड्रोम है वो किससे होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से होता है। ट्रायोसोमी का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि हमारे गुणसूत्र हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं हमारी बॉडी में, है ना। अब मान लो कि XY गुणसूत्र है, तो अब जो 13वां गुणसूत्र है वो मान लो कि 23 जोड़ी होते हैं, तो 13वें गुणसूत्र में क्या होता है कि जो एक जोड़ी है उसमें क्या है कि कुछ अन्य गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, कोई एक गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ जाता है, तो उसमें क्या होती है? ट्रायोसोमी हो जाती है, मतलब 3 बन जाते हैं। तो जो पटाऊ सिंड्रोम में क्या है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी हो जाती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि पटाऊ सिंड्रोम में मतलब कि क्या इफेक्ट होता है, तो उसमें क्या होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी हो जाती है। अब उसके बाद देखो अगला है आपका डाउन सिंड्रोम, ठीक है। अब देखो डाउन सिंड्रोम कैसे होता है? देखो डाउन्स को कैसे लिखते हैं? इस प्रकार लिखा। अब डै को मैं यदि ऐसे रोटेट करूंगा तो ये क्या बनेगा? ये 2 बन जाएगा ना। देखो डै को मैं रोटेट करूंगा तो ये देखो 2 बन गया, ठीक है, और आगे एक डंडा है ही है तो वो डंडा लगा दिया मैंने, ठीक है। डाउन्स में क्या बन गया? ये 2 1 बन गया। अब जो डाउन सिंड्रोम है वो किससे होगा? वो आपका होगा 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। डाउन्स में क्या किया है? डै को मैंने क्या किया? रोटेट किया और वो 2 बन गया, और आगे डंडा है वो 1 बन गया, तो ये किससे हो जाता है? ये हो जाता है आपको 21वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी से। अब देखो अनुवांशिकी रोगों में ही आगे का आपका कौन सा रोग आ गया? अब आ गया हीमोफीलिया। अब क्या हो गया आपका? हीमोफीलिया। अब देखो हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में एक तो आपका जो रक्त है ना, रक्त जो ब्लड है, ब्लड का थक्का नहीं बनता है। जो हीमोफीलिया रोग हो जाएगा जिसको, उसमें क्या है? ब्लड का थक्का नहीं जमेगा। अब देखो जो हीमोफीलिया रोग है, इस रोग को रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रॉयल डिजीज। अब इसका नाम रॉयल डिजीज कैसे पड़ा? एक ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उसमें क्या हुआ? उसमें सबसे पहले हीमोफीलिया का रोग देखा गया। सबसे पहले किस में देखा गया? ब्रिटेन की महारानी में जो हीमोफीलिया रोग देखा गया। तो महारानी थी तो रॉयल तो होगी, इसी से उसका नाम पड़ गया रॉयल डिजीज, यानी कि शाही बीमारी। हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? शाही बीमारी कहा जाता है। अब जो हीमोफीलिया रोग है उसका वाहक कौन है? उसका वाहक तो है स्त्री। मतलब कि वो बीमारी होती है वो लेके कौन आती है? वो लेके आती है स्त्री। और वो उससे ग्रसित कौन होता है? तो ग्रसित उससे होता है पुरुष। स्त्री बीमारी लेके आएगी और उससे ग्रसित कौन होगा? पुरुष। अब ये जो है ना, जो हीमोफीलिया, ये अनुवांशिक रोग के अंदर आता है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाएगा ही, ठीक है। तो ये बातें आपने हीमोफीलिया के अंदर याद रखनी है। तो अब अगला क्या आ गया? अगला अपना आ गया वर्णांता। अब देखो वर्णांता क्या होता है? इससे पहले हम कलर ब्लाइंडनेस से पहले हम एक पढ़ चुके हैं नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। कलर ब्लाइंडनेस से पहले हमने क्या पढ़ा है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब देखो वर्णांता में क्या है?
वर्णांता में आपको रंगों की पहचान आपसे नहीं हो पाती, जैसे लाल और हरे रंग है इसकी आप पहचान नहीं कर पाते, तो कलर ब्लाइंडनेस, कलर है जो वो आपको सही से विजिबल नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्णांता। अब प्रेम में क्या होता है, प्रेम में इंसान अंधा हो जाता है और लाल हरे का भी भेद नहीं कर पाता। प्रेम में व्यक्ति क्या होता है, अंधा हो जाता है और लाल हरे का भेद नहीं कर पाता। तो लाल और हरे रंग की पहचान नहीं होती किसमें, कलर ब्लाइंडनेस में। नाम से पता लग रहा है कलर, तो कलर कौन कौन सी हैं, लाल और हरा। इस रंग की पहचान क्या है, व्यक्ति नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। और इसमें भी क्या है, इसमें वाहक कौन होगी, वाहक तो होती है महिला, और ये बीमारी से प्रभावित कौन होता है, तो पुरुष होता है। महिलाएं वाहक है और प्रभावित किसको कर रही है, पुरुष को। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस और इससे रिलेटेड कौन सा था, नाइट ब्लाइंडनेस। और नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, रात को अंधा होता है। विटामिन ए से क्या होता है, अंधा होता है। अंधा कब होता है, रात को। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी। और रतौंधी को ही हम क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन ए है, विटामिन के बारे में मैंने आपको जो पहली क्लास है अपनी विटामिन वाली उसमें पढ़ा रखा है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर। ठीक है, गाजर में क्या पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। और इससे जो रोग होता है उसका नाम क्या है, रतौंधी। रेटिना से याद रखो, रेटिना से क्या प्रभावित होगी, आंख प्रभावित होगी। तो इसका विटामिन है वो आंखों में को प्रभावित करता है और इससे क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो ये थे आपके वर्णांता के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो थी। और अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो आपके अब हमने जीवाणुओं से रिलेटेड पढ़ लिए हैं, उसके बाद हमने फफूंद से रिलेटेड भी रोग पढ़ लिए हैं, और एक प्रोटोजोआ से रिलेटेड भी हमने रोग पढ़ लिए हैं। प्रोटोजोआ मतलब परजीवी से होने वाले रोग हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब आपके बच गए हैं वायरस वाले रोग, और कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जो महत्वपूर्ण रोग हैं वो हम थोड़े इसमें कवर कर लेते हैं, और वायरस वाले रोग हैं वो अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका आ गया मिनी माता। अब क्या है, मिनी माता। ठीक है, मिनी माता रोग है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आप अपनी सोना बाबू से बात कर रहे हो, और माता जी का क्या होगा, माता जी का पारा है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो माता जी का पारा, पारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो मिनी माता रोग है वो किससे होता है, पारे से। किससे होता है, पारे से। और पारे को अपने किससे डिनोट करते हैं, एच जी से। ठीक है, और माता जी का पारा मतलब पारे से जो मिनी माता रोग होगा, और पारा क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़े से आप याद रखो बार। ठीक है, अब देखो ये पारे को अन्य नाम क्या है, पारे को हम मरकरी भी बोलते हैं, पारे को मरकरी भी बोलते हैं। और जो पारा है ना ये क्या है, एक धातु है। पारा क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु है। अब ये धातु तो है बट ये एक ऐसी धातु है, अपवाद वाली धातु है, कि जो ये पारा है ना, इसको जब अपने कमरे के तापमान पर लेके आते हैं तो ये क्या रहती है, ये द्रव अवस्था में रहती है, मतलब लिक्विड फॉर्म में रहती है। कमरे के ताप पर जो पारा धातु है वो कैसी रहती है, लिक्विड फॉर्म में। कैसी, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था या फिर तरल अवस्था कुछ भी बोल सकते हो। ये कमरे के ताप पर रहती है। और कमरे का तापमान कितना होता है, कमरे का तापमान नॉर्मल होता है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और यदि आप केल्विन में निकालना चाहते हो तो केल्विन में क्या होता है, केल्विन में 273 ऐड हो जाता है सेल्सियस में। ठीक है, सेल्सियस जितना भी आपको दिया होगा उसमें यदि अपने 273 ऐड कर देंगे तो वो किसकी अमाउंट आ जाएगी, वो हमारा जो टेम्परेचर है वो किस में आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा केल्विन के अंदर। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट रोग, नेक्स्ट रोग क्या है, नेक्स्ट रोग का नाम है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब देखो नाम से पता लग रहा है ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो किस में होगा, बच्चे में होगा, है ना। अब देखो आपने देखा होगा बच्चे को जब अपने नाई के पास लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो रोने लग जाता है ना, बच्चा डर जाता है। बच्चे को जब नाई के पास लेके जाते हैं तो बच्चा डर जाता है, और वो डरने से क्या डरते मारे उसका क्या होता है, रंग नीला हो जाता है। ठीक है, उसका रंग क्या हो जाता है, नीला। अब देखो इसी प्रकार आप याद रखो, ब्लू बेबी सिंड्रोम है, बच्चे को कहाँ पे लेके जाएंगे, नाई के पास लेके जाएंगे। तो नाई से आप याद रखो नाइट्रेट, तो इसमें क्या होगी, नाइट्रेट की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। किसकी अधिकता हो जाती है, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है। और आपको पता है कि वातावरण में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन।
और नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है 78%। और फिर उसके बाद ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है 21%। और 1% आपकी अन्य गैसें पाई जाती है। अब देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम में क्या होता है, नाइट्रेट की क्या हो जाती है अधिकता हो जाती है और O2 की क्या हो जाती है कमी। O2 किसको बोलते हैं ऑक्सीजन को, किसको ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है। और जो ये 2 है इसके पैरों के अंदर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें शरीर का रंग कैसा हो जाता है नीला, शरीर का रंग कैसा हो जाता है नीला। और बच्चे को नाई के पास लेके जाएंगे तो वो कैसा हो जाता है नीला हो जाता है। तो नाई से क्या याद रखना है, नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बच्चे का रंग कैसा हो जाता है नीला हो जाता है। अब देखो, अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो रोग हैं जो पूछे गए हैं आपको एग्ज़ाम में, तो वो देख लीजिए। एक तो है कैंसर। देखो कैंसर किससे होता है, कैंसर है ना जो एक तो कैंसर में एक धातु, इलाज के लिए एक धातु यूज़ की जाती है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो धातु कौन सी है, कोबाल्ट, ठीक है। अब जो कैंसर के अध्ययन होता है, कैंसर का अध्ययन होता है, उसको क्या बोलते हैं ओंकोलॉजी, क्या बोलते हैं ओंकोलॉजी। यदि लॉजी किसी के अंत में लग गया उसका मतलब क्या होता है अध्ययन, अध्ययन। अब देखो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाएगा ओंकोलॉजी। ओंको क्या है, एक चूहे का नाम है जो कैंसर है वो सबसे पहले ओंको नाम के माउस में मिली थी, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ओंको। और कैंसर का अध्ययन क्या हो गया ओंकोलॉजी। और कैंसर के इलाज में जो धातु यूज की जाती है वो क्या है कोबाल्ट। और जो कोबाल्ट धातु है ये किस में पाई जाती है, ये पाई जाती है विटामिन B12 में। और विटामिन को आप पढ़ ही लेना, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो विटामिन है वो हर किसी में बीच में आ जाता है। और कैंसर के उपचार के जो गैस उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है रेडोन। कैंसर के उपचार में जो गैस उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है रेडोन। और रेडोन गैस को कैसे डिनोट करते हैं, RA से डिनोट करते हैं। अब एक बात और है, रेडोन गैस जैसे भूकंप वगैरह, रेडोन गैस है ना जो ये धरातल में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है धरातल पे, भूप्रपट्टी में, ठीक है। धरातल में कहाँ पाई जाती है, भूप्रपट्टी पे पाई जाती है। अब जब मान लो कि ये अपनी क्या हो गया धरातल हो गया, ठीक है, यहाँ पे अपनी क्या है रेडोन गैस पाई जाती है, ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। अब जैसे जब भूकंप आता है ना तो ये गैस क्या होती है यहाँ से ऊपर उठ जाती है, तो यहाँ से ऊपर उठ जाती है। तो भूकंप के टाइम में भी हम रेडोन गैस है इससे अंदाज़ा लगा देते हैं कि ये भूकंप आया है, तो ये उसके लिए भी सहायक है। अब देखो कैंसर में क्या किया जाता है, एक तो थेरेपी की जाती है, एक तो की जाती है कीमोथेरेपी और एक की जाती है रेडियोथेरेपी। तो ये आपके आनुवंशिक रोगों में मैंने कंप्लीट करवा दिए। इसमें आपको फफूंद से होने वाले रोग किए, उसके बाद हमारे जो आनुवंशिक रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं वो रोग कंप्लीट किए। उसके बाद मैंने आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट रोग हैं वो मैंने बताए हैं। और फिर अब हमारे बच गए वायरस से रोग, और एक आधा आपका जो इम्पोर्टेंट रोग बचा है वो हम कल पहले ले लेंगे, और उसके बाद हम जो वायरस से रिलेटेड रोग हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये चैप्टर है जो बीमारियों से रिलेटेड ये भी फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने हमारा साथ बनाए रखा। आशा करता हूँ कि आपको जो आज मैंने पढ़ाया है सभी अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।